वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ खास, क्योंकि एग्जाम आ गए दोस्तों पास, तो तैयारी करेंगे एकदम बिंदास। कैसे करेंगे दोस्तों? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको कहता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स के साथ बात करेंगे हम लोग। बट यहाँ पे हमारा जो आज का सफरनामा है वो स्टार्ट होता है काय से? तो वो स्टार्ट होता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं? तो एक क्वेश्चन, बहुत सारे ऑप्शन, मगर उसमें से भी कोई एक सही। मगर पढ़ने तो चारों पढ़ेंगे और समझना तो चारों ही पढ़ेंगे। अगर चारों समझ लिए तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन नहीं बच रहे हैं। अब ये 4 से 4 टाइम्स और कर लीजिए, 16 ऑप्शन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 के मल्टीपल्स में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी, या हम लोग इसको इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं, वो टेरिटरी जहां पे गुड्स, कैपिटल और पर्सन इजीली मूव कर सकता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं यहाँ पे दोस्तों डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ये हम लोगों को बताना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द लंदन, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लंदन में एस्टैब्लिश है, मतलब लंदन की टेरिटरी में बना हुआ है। गूगल ऑफिस इन इंडिया, गूगल ऑफिस जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश है। ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो टाटा मोटर्स इंडिया की है उसका ऑफिस जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और रशियन एम्बेसी इन इंडिया, और रशियन एम्बेसी जो है वो इंडिया में बनी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कनेक्शन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो ऑफिस है टाटा मोटर्स का, एक्चुअली में ये है इंडिया के दोनों कंपनी, बट ये एस्टैब्लिश कहां पे है भाई? तो ये है एस्टैब्लिश आपका दूसरी कंट्रीज में। तो ये तो हमारे एरिया में आएंगे नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बाउंड्री के अंदर ये है नहीं, ठीक है। गूगल ऑफिस इन इंडिया और रशियन एम्बेसी इन इंडिया की बात करें तो भैया एम्बेसी, ध्यान से समझिएगा, एम्बेसी जिस भी एरिया में रहती है वो उस पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो रशियन एम्बेसी जो इंडिया में एस्टैब्लिश है वो रशिया की प्रॉपर्टी है, इंडिया में होते हुए भी, इसीलिए रशियन एम्बेसी हम लोग यहाँ पे लेंगे नहीं, ठीक है। ऑफिस जो है वो गूगल का वो इंडिया में है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, इसीलिए यहां पे क्या होना चाहिए भैया? जो गूगल ऑफिस इन इंडिया है ये होना चाहिए आंसर। इसके अलावा हम लोग और बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि भैया और कौन सा आंसर हो सकता है। तो रशियन एम्बेसी इन इंडिया भी हमारा ये हो सकता है। देखिए, गूगल ऑफिस इन इंडिया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? गूगल ऑफिस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आके बैठा हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि गूगल ऑफिस इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तीनों क्यों नहीं है ये हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following is an intermediate product? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन का सीधा सीधा ये मतलब होता है रॉ मटेरियल। किसी भी चीज की प्रोसेसिंग के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, या यहाँ पे हम लोग उसको बोल सकते हैं रॉ मटेरियल। मतलब कि इसको बार बार प्रोसेस किया जा सकता है, इसीलिए भी इसको हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, अगर पल्सेस जो है कंज्यूमर ने परचेज करी। मशीन परचेज बाय अ फर्म, अगर मशीन परचेज करी फर्म ने, तो मशीन जनरली फाइनल गुड्स होती है जो कि किसी चीज के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, या तो मशीन को मैं कंसीडर कर सकता हूं यहाँ पे कैपिटल गुड्स। वीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल, वीट यूज कर रहा है एक फ्लोर मिल वाला, तो फ्लोर मिल वाला क्या कर रहा होगा बेटा? इससे फ्लोर बना रहा होगा, और फ्लोर से क्या बनेगी आगे चल के? ब्रेड। वीट यूज बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड है इसको यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसमें कि फर्दर प्रोसेसिंग होती रहेगी और आगे भी होती रहेगी। तो ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वीट जो यूज कर रहा है फ्लोर मिल वाला, यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती रहेगी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं सी। वीट यूज बाय द फ्लोर मिल इज नोन एज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन में यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हम लोगों से ये कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स क्या होता है? एक ऐसे गुड्स जिस पे अब कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, या इसमें कुछ और चेंजेस नहीं किए जा सकते, मार्केट में रेडी टू यूज है, मतलब इसको आप सीधे क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। वो सारे गुड्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे फाइनल गुड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोलता है कि कौन कौन से इसमें फाइनल
गुड्स, यहाँ बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का इसमें एग्जांपल नहीं है। फाइनल गुड्स को और समझने के लिए हम लोग ये समझे रेडी टू यूज, मतलब वो गुड जो सीधे आप यूज कर सकते हैं, उसमें और कोई प्रोसेसिंग आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और फाइनल गुड्स को ही हमेशा कैलकुलेशन में लेते हैं दोस्तों नेशनल इनकम के, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला गया है भैया, कि बोला गया है चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय द स्कूल। चौक आएगी तो उसको कुछ यूज करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, फिर स्कूल में यूज करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला भाई। चौक को आप लोग सीधे बोर्ड पे लिखना शुरू कर देंगे, डस्टर लाएंगे तो उसका सीधे ही रैपर हटाएंगे, उस पर जो पैकिंग है वो हटाएंगे और उसका यूज करना शुरू हो जाएगा। तो स्कूल ने जितनी भी ये चीजें खरीदी ये सारी की सारी फाइनल गुड्स का पार्ट है दोस्तों। फर्टिलाइजर्स यूज बाय द फार्मर्स, फर्टिलाइजर्स उसने सीधे पैकेट से खरीदा और उसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं करी और सीधे उसने क्या करा, अपनी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें उसको यूज कर लिया यहाँ पे दोस्तों। तो फर्टिलाइजर जब फार्मर ने उसको सीधा कंज्यूम कर लिया तो ये भी क्या बन गया, अपने आप में फाइनल गुड्स बन गया। वीट यूज बाय द फ्लोर मिल, अब ये वीट यूज बाय द फ्लोर मिल मतलब कि यहाँ पे इसने क्या करा, सीधे ही वीट को यूज कर लिया, कहाँ पे, फ्लोर मिल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कोई इस पे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ी और ये बोलता है ऑल ऑफ द अबाउ, क्या ये सारे ही है, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबाउ या ऑल ऑफ दीज, क्यों, क्योंकि ये सारे को ही हम लोग डायरेक्ट यूज यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट। अब हम लोग समझते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जब भी किसी चीज को बनाया जाए, बनाने के बाद उसको कितने पे बेचना है, क्या अमाउंट तय किया गया है। जैसे कि हम लोग इन जनरल समझे कि हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उसमें लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नॉट मिनिमम। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है, और ये कहां से स्टार्ट होता है, तो ये एमएसपी से होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस से लेकर मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बीच में ही क्या कर सकता है, जो दुकानदार है उसको बेच सकता है, जो रिटेलर है वो बेच सकता है, जो होलसेलर है वो यहाँ पे इसको बेच सकता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस, जो कि जनरली ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये फाइनल उसका रेट होता है। बट हम लोग जैसे ही फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब सीधा सीधा ये होता है वो प्राइस जिस पे चीजों को बनाया जाए, मतलब चीजों को बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। अब ये बोलता है कि इसमें जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स निकाला जाता है, विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज निकाला जाता है, बोथ ए एंड बी के थ्रू निकाला जाता है, नीदर ए और नॉर बी, मतलब ए और बी दोनों ही नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। वो सारे टैक्सेस जो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वो सारे टैक्सेस जो किसी चीज के प्रोडक्शन पे लगते हैं, उन सारे टैक्सेस को कहा जाता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज कहीं ना कहीं मॉनेटरी हेल्प होती है जो कि गवर्नमेंट हमें देती है। कैसे देगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक उज्ज्वला योजना में एक एलपीजी सिलेंडर खरीदा, उसका हम लोगों ने एमआरपी कॉस्ट दे दिया फॉर एग्जांपल 1100 रुपए, और 3 दिन बाद 300 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो मैंने उज्ज्वला पॉलिसी में जैसे ही अप्लाई करा तो मुझे यहां पे मिलने लग गई सब्सिडी, और ये जो सब्सिडी 300 रुपए है ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लॉस को बियर कर रही है, तो ये सब्सिडी सरकार का लॉस है। बट ये जो यहाँ पे फ्यूल की बात हो रही है, जो फ्यूल हमें चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का पार्ट है, क्योंकि अब हमारे पास अब वो फॉडर तो बचे नहीं है, जंगल तो बचे नहीं है कि हम लोग चूल्हा जलाएं और काम चला पाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि सब्सिडी क्या होता है। अब हम लोग देखें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडीज को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इसको हम लोग को ऐसे समझना है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं एनआईटी, और एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द सब्सिडीज। तो यहां पे कैलकुलेशन में दोनों ही चीजों की जब जरूरत पड़ेगी तो ये बोथ ए एंड बी इसका आंसर होना चाहिए। तो आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है चीजों को बनाने का जो खर्चा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर कॉस्ट बनाने का खर्चा ज्यादा हो जाए और बेचने वाला जो प्राइस है वो कम हो जाए,
देन इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, सब्सिडीज कम है। इनडायरेक्ट टैक्स तो जनरली ज्यादा ही होता है दोस्तों, और टैक्सेस जो है, सब्सिडीज जो है वो कम होती है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सब्सिडीज के बराबर है। इनडायरेक्ट टैक्स कम हो गया और सब्सिडीज ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्स या तो बड़े हैं या बराबर है सब्सिडीज के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। तो फैक्टर कॉस्ट अगर ज्यादा है मार्केट प्राइस से, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है वो यहाँ पे ज्यादा है। बहुत सारी चीजों पे क्या करती है सरकार, क्या करती है भाई, एमआरपी जो है, एमआरपी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। सरकार बहुत सारी चीजें जो है वो फैक्टर कॉस्ट उसका ज्यादा होता है और मार्केट प्राइस उसका कम होता है, तो भी सरकार लोगों को देती है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटीज में लोगों को यहाँ पे दिया जाना चाहिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कम होगा और सब्सिडीज यहाँ पे ज्यादा होगी जब फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा और मार्केट प्राइस यहाँ पे कम होगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों? सी आंसर होगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस देन द सब्सिडीज वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोलता है फाइनल गुड्स, ऐसे गुड्स जिसपे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की जाती, मार्केट में रेडी टू यूज है, उनको कहा जाता है यहाँ दोस्तों फाइनल गुड्स। refers to those goods, कुछ ऐसे गुड्स which are used either for dash or for dash, किस चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजप्शन और रीसेल के लिए, रीसेल और इन्वेस्टमेंट के लिए, और रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो एक बात बहुत क्लियर है कि फाइनल गुड्स को रीसेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक बार अगर वो बिक गया तो बिक गया, वो फिर सेकंड हैंड गुड्स बन जाएगा। तो फाइनल गुड्स एक ही बार होगा, एक ही बार उस पर अकाउंटिंग होगी। तो जितना भी रीसेल का कॉन्सेप्ट है वो हटा दीजिए, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों बचता क्या है? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि मेनली कंजप्शन के लिए यूज होते हैं। दूसरा यहां पे उसका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा लगा दिया तो आगे चल के हमें कुछ ना कुछ यहां पे मिल सकता है। तो आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों हमारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है भाई, हम लोग समझने की कोशिश करें। अगर मान लेते हैं कि हमारी कंट्री का कोई बंदा दूसरी जगह जाता है काम करने, और उस कंट्री का कोई बंदा हमारी कंट्री में काम करने आता है, दोनों ही कमाई करके अपनी अपनी कंट्री में ये पैसा ले जाएंगे। तो हमारी कंट्री से जो पैसा जाएगा उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और दूसरी कंट्री से जो हमारे पास आएगा वो उसको कहेंगे हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम -2 जब करेंगे तो ये बनेगा हमारा नेट फैक्टर। क्या बनेगा? नेट फैक्टर। तो अब ये तीन कंडीशन हो सकती है कि भाई यहां से पैसा ज्यादा जाए तो हमारे देश का नुकसान, पैसा ज्यादा है तो हमारे देश का फायदा, या तो दोनों ही जगह बराबर हो जाए। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तीन कंडीशन में बनता है। या तो पॉजिटिव, पॉजिटिव कब बनेगा? जब ये पैसा दूसरे देश से हमारे यहां ज्यादा आएगा। नेगेटिव कब बनेगा? जब हमारे देश से पैसा ज्यादा जाएगा। और बराबर तब होगा जब यहाँ पे पैसा भी इतना ही आएगा और पैसा भी उतना ही जाएगा। उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे जीरो NFIA। क्या बोलेंगे? NFIA जो है हमारा जीरो है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो हम लोगों ने ये कहा था कि भैया हमारे यहाँ से भी पैसा जाएगा और उनके यहाँ से भी पैसा आएगा दोस्तों। तो यहाँ लिखा हुआ फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से भी पैसा आएगा, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और हमारे यहाँ से भी पैसा जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा दोस्तों यहाँ पे NFIA। मगर यहाँ तीन कंडीशन बनेगी, अगर ज्यादा आया तो पॉजिटिव, ज्यादा गया तो नेगेटिव, और अगर गया और आया दोनों ही बराबर तो यहाँ पे जीरो NFIA यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। चलिए तो आंसर हमारा 7th का दोस्तों सी है। चलिए बहुत सही आंसर आ रहा है हमारा। डेप्रिसिएशन मींस, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है भाई दो कारणों से डेप्रिसिएशन लगता है। एक तो वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है जो भी आपके पास एसेट्स है उसका कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लाइफ जो है धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम लोग वियर एंड टियर। दूसरा होता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन। जब कोई प्रोडक्ट आपने 3 साल पहले लिया और आज उस प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा तो उसमें बहुत सारी अपडेशंस आ जाएगी। जो अपडेशंस इसमें आ जाएगी यही कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? ऑब्सोलेंस। तो इसके कारण पुरानी चीजों की वैल्यू कम हो जाएगी और जो नई चीज आएगी उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। दैट इज नोन एज ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन दो तरीके से लगेगा या दो कारण होंगे इसके। ठीक है, अब होता क्या है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट। अगर मान लेते हैं कि कोई प्लांट फायर एक्सीडेंट में खत्म हो जाए, इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। नहीं भाई, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ लॉस, बट
ये एक अमाउंट निकाल के रखता है जिससे कि एक समय बाद आपके पास इतना फंड इकट्ठा हो जाए कि उस मशीन को आप दोबारा खरीद सको। तो लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर ए टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, भैया एसेट्स में धीरे धीरे करके लॉस होना क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसका कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में अगर वो फिक्स्ड एसेट्स का लॉस हो जाता है। क्लोजर ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, ये सारी बातें जो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक सिस्टम है जिसमें कंटिन्यूअसली किसी चीज की वैल्यू कम होती चली जाती है बट वो पैसा कहीं ना कहीं इकट्ठा होता चला जाता है। तो लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर अ टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, वियर एंड टियर के कारण उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको हम लोग दोस्तों यहां पे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये बात याद रखिएगा एग्जाम तक की मेरी। चलिए, तो आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। बोलता क्या है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल इक्वल व्हेन देयर इज, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इक्वल हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? नो डायरेक्ट टैक्स, अगर डायरेक्ट टैक्स हो ही ना तो भैया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्स का लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड है और गुड्स में हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स को कंसिडर किया जाता है। नो इनडायरेक्ट टैक्स, अगर मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ना हो तो इसके ये इक्वल हो जाएंगे। नो सब्सिडी, तब ये इक्वल हो जाएंगे। नो इनडायरेक्ट टैक्स और नो सब्सिडी, तो हमेशा याद रखिएगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में दोनों चीजों का होना जरूरी है। पहला हो गया इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो गया यहाँ पे क्या हो गया भाई, सब्सिडी। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम में आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया था, उसके कुछ नाम दिए जाएंगे जैसे सेल्स टैक्स, जैसे एक्साइज, जैसे कस्टम्स, जीएसटी, ये सब दोस्तों लिख के दिया जाएगा। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स भी ना हो और सब्सिडीज भी ना हो, इस केस में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो है दोस्तों बराबर हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा भाई। तो हम लोग सारी बातें करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। अब ये सबसे पहले हम लोग ये समझे कि ट्रांसफर इनकम आती कहां से है। तो ट्रांसफर इनकम आती है हमारे पास गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्यों देगी? तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रही है। वो सारे स्टूडेंट जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्कूल की फीस भर सके, कॉलेज की फीस भर सके, तो गवर्नमेंट उनको क्या देती है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप देती है। इसी तरीके से वो ओल्ड एज जिनका अब बहुत मुश्किल है कि वो काम कर पाए कुछ, तो यहाँ पे एक परेशानी आती है कि उनको पैसे की जरूरत होती है और पैसा कहां से मिलेगा, तो सरकार देगी। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किया होगा और पैसा इकट्ठा करके रखा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या भाई, ट्रांसफर इनकम का एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन। 60 ईयर्स के ऊपर क्या मिलती है दोस्तों, यहाँ पे इनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें से ट्रांसफर इनकम का कौन सा पार्ट नहीं है, हम लोग को ये बताना है। बोनस नहीं है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं है क्या, कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर नहीं है क्या, या ऑल ऑफ द अबव नहीं है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ये कहीं ना कहीं क्या है भाई, ट्रांसफर इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम का हमें एग्जांपल बताना है। तो बोनस तो भैया मेहनत के बदले में मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किस में मिलेगा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कि भाई अगर मान लेते आपको नौकरी दी गई बट अभी मान लेते उसके पास काम नहीं है तो उसकी जगह मिलेगा आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये भी फ्री का पैसा है, और ये ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर होना चाहिए दोस्तों बी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्री का पैसा है, क्योंकि अभी उस एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है, इसीलिए वो आपको कहीं ना कहीं पैसा दे रहा है बिना काम करने के बदले में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वो सारे गुड्स जिसपे फर्दर बैक टू बैक प्रोसेसिंग की जा सकती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। बट इस साल अगर उसकी अकाउंटिंग हो जाती है, उसको नेक्स्ट ईयर अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उसको कंसीडर किया जाता है फाइनल गुड्स में, ना कि इसको कंसीडर किया जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स में। सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क। मिल्क पे फर्दर प्रोसेसिंग करो, कुछ ना कुछ बहुत सारा बनता चला जाता है। ठीक है ना। चलिए इसको समझने की कोशिश करें। कार सोल्ड बाय सेकेंड हैंड कार्स। ठीक है, तो कार सोल्ड अगर वो सेकेंड हैंड अगर वो पूरा डील करता है तो सेकेंड हैंड अगर वो गुड्स बेचता है तो यहाँ पे ये क्या इंटरमीडिएट गुड्स होगा। स्टील एंड सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, स्टील और सीमेंट का यूज हो रहा है अगर फ्लाईओवर बनाने के लिए। फर्टिलाइजर परचेज बाय द फार्मर, तो क्या ये तीनों चीजें जो है इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब इस पे कहीं ना कहीं अभी फर्दर काम चल ही रहा है, पूरी फाइनल ये नहीं हो पाई है। तो वो सारे गुड्स जिसपे अभी फाइनल टैग नहीं लगा है वो सारे गुड्स अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएंगे या इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे तीनों जो दिए गए हैं तीनों ही कहीं ना कहीं किसका पार्ट है भाई, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट है। ऑल ऑफ दीज
20 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, शुगर परचेज बाय अ स्वीट शॉप इज एंड गुड। अगर मान लेते हैं स्वीट शॉप अगर शुगर खरीदती है तो स्वीट शॉप के लिए शुगर जो है अपने आप में इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो स्वीट शॉप क्या करेगी, शुगर को उसमें मिक्सअप करेगी, मतलब कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट गुड्स हुआ इसके लिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोलता है, वाइल इट इज अ गुड व्हेन इट इज परचेज बाय द कंज्यूमर। मगर इसको यही कंज्यूमर खरीदेगा तो शुगर को डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, मगर ये क्या कर रहा है यहाँ पे मिठाई बनाने में इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैपिटल और फाइनल गुड्स या फाइनल या इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स या तो फाइनल गुड्स या तो प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब वो इसको खरीदेगा तो ये बन गया इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगर मान लेते हैं इसको कंज्यूमर खरीदता तो कंज्यूमर के लिए हो जाता दोस्तों ये फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि वो इसका डायरेक्टली कंजप्शन कर लेता। तो इंटरमीडिएट गुड्स और द फाइनल गुड्स इज द करेक्ट आंसर। पहली कंडीशन के हिसाब से इंटरमीडिएट और दूसरी कंडीशन के हिसाब से फाइनल गुड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आंसर हमारा सही है। बोलता है आइडेंटिफाई द मिसिंग आइटम इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। इसमें कोई मिसिंग आइटम है जो हमें बताना है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में क्या अंतर होता है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में जो अंतर होता है दोस्तों वो होता है किसका भैया, इनडायरेक्ट टैक्स का। और उसमें से हटा दो आप सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडी हटा देते हो तो बन जाता है NIT। क्या बन जाता है दोस्तों, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस जो है वो किसका है, डेप्रिसिएशन का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का या इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो हमें एक चीज पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी हटेगी तो बनेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे वो आना चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है मुझसे, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये बोलता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट करेक्टली एस्टैब्लिश द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सही ट्रीटमेंट कौन से वाले ऑप्शन में बताया गया है। देखिए ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आएगा, नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रॉस आएगा। बिल्कुल सही बात करी है। ग्रॉस वैल्यू हमेशा किसी प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है जिसमें अभी कोई भी डिडक्शन नहीं किया गया है, और नेट वैल्यू वो होती है जिसमें डेप्रिसिएशन जो है ऑलरेडी डिडक्ट किया जा सकता है, जिसको हम लोग कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लेते हैं ग्रॉस में ऐड करो डेप्रिसिएशन तो नेट बनेगा, बिल्कुल गलत बात करी गई है। नेट वैल्यू क्योंकि हमेशा कम होती है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होता तो नेट बनता, बी गलत हो गया। नेशनल और डोमेस्टिक का कोई सीधा रिलेशन नहीं है, नेशनल और डोमेस्टिक का सीधा रिलेशन NFIA से है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से है। डोमेस्टिक और नेशनल का जो रिलेशन है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से है, ना कि डेप्रिसिएशन। तो इस हिसाब से दोस्तों आंसर जो है डेप्रिसिएशन का वो होना चाहिए आंसर नंबर ए, मतलब ये वाला जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अप्रोच किस तरीके से रखनी है। और इसी के साथ हमारा ये आज का सफरनामा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।